नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण 250 से अधिक क्वेश्चन जो कि बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी जिनको लगता है कि उनकी तैयारी अच्छी है प्राचीन इतिहास में, वे अपना रिवीजन कर सकेंगे और कम समय में पूरा प्राचीन इतिहास उनका रिवाइज हो जाएगा। या फिर वे लोग जो अभी भी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो उनको ये समझना मुश्किल होता है कि प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ा जाए और क्या ना पढ़ा जाए। तो दोस्तों, इसीलिए हमने जो है एक जनरल जो बुक आती है लूसेंट जीएस की, उससे निचोड़ निकाल के 250 क्वेश्चन शामिल किए हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यदि आप देखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको लूसेंट्स बुक में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, तो यदि आप अभी भी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, और अगर आपकी तैयारी है तो आप इससे रिवीजन अपना कर सकते हैं और अपना आकलन कर सकते हैं कि आपको कितना जो है आता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, लूसेंट सामान्य ज्ञान का निचोड़। हमने आपको बताया कि ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये लूसेंट जीएस की बुक होती है, उसमें सीक्वेंस वाइज निकाले गए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और जो बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है लूसेंट बुक में और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, ये इनको वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी। बहुत ही इजी क्वेश्चन मिलेंगे शुरू में, लेकिन यदि आप अभी भी तैयारी करना शुरू किए हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, वेदों की संख्या होती है 4, जिसमें से कौन कौन से हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो यहाँ पे 10 मंडल हैं, और यदि पूछा जाता है कितने सूक्त हैं तो 1028 सूक्त हैं। ठीक, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, एसएससी वगैरह के एग्जाम में भी कई बार आया है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है तीसरे मंडल में। जो 10 मंडल हैं उसमें से तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और एक दो बार ये भी पूछा गया कि ऋग्वेद का तीसरा मंडल किसके द्वारा रचित है, तो यहाँ पे हो जाएगा विश्वामित्र द्वारा। तो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, और ये तीसरा मंडल जो है विश्वामित्र द्वारा रचित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता से संबंधित है। ठीक है, 10 मंडल टोटल हैं, जिसमें 9वें मंडल में किस देवता के बारे में बात की गई है, तो सोम देवता के बारे में बात की गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है। भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है, अगर पूछा जाए किस वेद में मिलता है तो ऋग्वेद में, और किस ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे प्राचीनतम वेद किसे माना जाता है। ठीक है, चारों वेदों में सबसे पुराना या सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। अगला है कि किस वेद में यज्ञ के नियम एवं विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। जो यज्ञ करने का विधि विधान है वो किस जो है वेद में मिलता है, तो यजुर्वेद में उसका वर्णन मिलता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला हम लोग देखते हैं कि वह कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखित है। ठीक है, यानी कि उसमें श्लोक भी लिखे गए हैं और उसका जो है व्याख्या भी की गई है। वो कौन सा वेद है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गद्य एवं पद्य का वेद कौन सा है, तो यजुर्वेद, यानी कि उसमें श्लोक भी लिखे गए हैं, उसकी व्याख्या भी दी गई है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सामवेद। यहाँ से याद कर सकते हैं कि सा से संगीत होता है, सा से साम होता है। ठीक है, चारों वेदों के नाम याद कर लेंगे और देखेंगे, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, तो सामवेद को। किस वेद में, अगला क्वेश्चन है, किस वेद में रोग निवारण, विवाह, श्राप या वशीकरण या फिर जादू टोने की बात की गई है का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में जो है विवाह के विधि विधान, रोग निवारण, श्राप, वशीकरण या फिर जादू टोने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये होता है अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि सबसे बाद का वेद किसे कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे हमने देखा था कि सबसे प्राचीन वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद, लेकिन सबसे बाद का या सबसे नया वेद कौन सा है, तो वो है अथर्ववेद। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखते हैं कि वेदांगों की संख्या कितनी है। ठीक है, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, तो 6 वेदांग हैं। ठीक है, जिसमें से शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये 6 वेदांग हैं। और वेदांगों की रचना वेदों को समझने के लिए की गई है। जो वेदों में लिखा गया है उसको कैसे आसान भाषा में समझा जाए, इसके लिए वेदांगों की रचना की गई। ठीक है, तो वेदांगों की कुल संख्या कितनी है पूछा जाता है, तो 6 वेदांग हैं। और उसमें से कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ से नाम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो 18 पुराण है। ठीक है, पुराणों की संख्या 18 है, वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक पुराण माना जाता है इन 18 पुराणों में से। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस ग्रंथ में वर्णित है। ठीक है, जो बौद्ध धर्म से वाले लोग हैं ये पुनर्जन्म को जो है विश्वास करते थे, पुनर्जन्म को मानते थे। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस ग्रंथ में वर्णित है, तो जातक में। ठीक है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जातक जो ग्रंथ है ये किस धर्म से संबंधित है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैन धर्म के साहित्य को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैन धर्म के साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, तो आगम। ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। ये कई बार पूछा गया है कि जातक किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म, या फिर आगम किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म। ये दोनों में कंफ्यूज न होइएगा, दोनों एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, चाणक्य। और चाणक्य को कई अन्य नामों से भी जाना जाता था, जिसमें विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य जो है शामिल है। तो चाणक्य या कहिए या फिर विष्णुगुप्त कहिए या फिर कौटिल्य कहिए, एक ही नाम है। और उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था क्या, अर्थशास्त्र। तो इनकी पुस्तक थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये सभी क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं ये सभी वनडे एग्जाम्स के लिए हैं, तो जो है ये अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र जो बुक है ये इसका संबंध किस विषय से है। ज़्यादातर लोग इकोनॉमिक्स समझते हैं अर्थशास्त्र, लेकिन यहाँ पे ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये बुक का नाम है और ये राजनीति से संबंधित है, जिसको चाणक्य ने लिखा था। ठीक है, तो अर्थशास्त्र जो बुक है उसका संबंध किस विषय से है, तो राजनीति से है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि इतिहास का पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी का लेखक कौन है। ठीक है, बहुत ही फेमस बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अष्टाध्यायी किसने लिखा था, तो पाणिनि ने लिखा था। इसको जो है संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक भी कहा जाता है। तो यहाँ कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो अष्टाध्यायी है और इसके लेखक कौन है, तो पाणिनि है। ठीक है, इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किस शासक के दरबार में आया था। गुप्त नरेश चंद्र गुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी। वैसे टोटल इतिहास में देखा जाए तो 14 ऐसे शासक थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, लेकिन उसमें सबसे फेमस जो थे वो थे कौन, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो इन्हीं के दरबार में चीनी यात्री आया था फाहियान। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो फाहियान किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार यानी विक्रमादित्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो देखिए दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, फाहियान और हेनसांग। तो यहाँ पे जो हेनसांग है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। यहाँ से पहला शब्द अगर लेंगे तो यहाँ भी हा है, यहाँ भी हा है, तो इससे आप थोड़ा सा ट्रिक बना लेंगे कि हेनसांग जो आया था वो हर्षवर्धन के समय पे आया था। बाकी दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा कि फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और दोनों चीनी यात्री थे। ठीक है,
तो दोनों चीनी यात्री थे, दोनों चीन से आए थे। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि फाहियान जो प्रसिद्ध यात्री था वो किस देश से आया था, तो चीन से आया था। किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय में आया था। और हेनसांग को पूछा जाता है तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हेनसांग द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है। ठीक है, सू यू की। ठीक है, ये कभी हमने देखा है, 2-3 बार देखा है हमने, ये पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनसांग जो हर्षवर्धन के समय में आया था उसने कौन सी बुक लिखी थी, तो सू यू की नाम था उसकी बुक का। ठीक है, अगला देखते हैं कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एरण अभिलेख, जो कि भानुगुप्त से संबंधित है। भानुगुप्त ने जो है उसको उत्तीर्ण करवाया था। इसका नाम था एरण अभिलेख, जिसमें सबसे पहले मिला था सती प्रथा का उल्लेख। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस शासक से है। हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है, तो यहाँ पे है कलिंग राजा खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख जो है किससे संबंधित है, कलिंग राजा खारवेल से। अगला क्वेश्चन है कि जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख का संबंध किस शासक है, रुद्रदामन से। ठीक, प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से है, तो समुद्रगुप्त। ठीक है, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जिनका संबंध पूछा जाता है किस शासक से है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे जिसको हमने यहाँ पे दिया है। अगला है ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो पुलकेशन द्वितीय से है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण के लिए किस शैली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण के लिए द्रविड़ शैली होती है। ठीक है, और उत्तर भारत में नागर शैली का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो और जो है पूर्वोत्तर में देखा जाए तो बेसर शैली का प्रयोग होता है। तो ये 3 शैलियाँ हैं मंदिर निर्माण के लिए, द्रविड़ दक्षिण में और बेसर उत्तर में, और बेसर पूर्व उत्तर में, और जो है नागर जो है उत्तर में। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल से कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि एक क्वेश्चन केवल प्राग ऐतिहासिक काल से इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि आग एवं पहिए का आविष्कार क्रमशः किस काल में हुआ। तो आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। ठीक है, और पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। ये दोनों क्वेश्चन जो है याद रखने लायक हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि नवपाषाण काल से, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है चैप्टर वाइज कर दिया है दोस्तों, जैसे जैसे बुक में लिखा गया है, और उस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जिससे आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे कि नवपाषाण काल में जो है 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की गई धातु कौन सी थी, तो वो है तांबा। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो वो है तांबा। और मानव द्वारा निर्मित प्रथम औजार कौन सा था, कुल्हाड़ी। और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी, तो वो है गेहूँ और जौ। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन जो है नवपाषाण काल से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन से क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये वीडियो जो है काफ़ी मेहनत लगी है इसको टाइप करने में, लिखने में और आपको आपके पास तक पहुँचाने में। तो हो सके तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो जो है आपको आगे मिलती रहेंगी जिनसे आपका रिवीजन होता रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं कि सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, दोनों एक ही है, चाहे आप सिंधु सभ्यता कहिए या फिर हड़प्पा की सभ्यता कहिए या फिर प्रथम नगरीय सभ्यता कहिए। ठीक है, तीनों एक ही है। और इसमें ये पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि रेडियो कार्बन पद्धति द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य समय क्या माना गया है। ठीक है, तो ये है 2400 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये इसका रेडियो कार्बन पद्धति द्वारा निकाला गया सर्वमान्य समय है। ठीक है, इस बीच में ये सभ्यता जो है विकसित थी, जिसे हम लोग सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी सबसे पहले। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोजा था इसको 1921 में। ठीक है, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिटेल वीडियो हमने जो है आपको पढ़ाई हुई है। आप हिस्ट्री वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे वहाँ से आपको पूरा डिटेल सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। अभी हमने आपको बताया, चाहे आप सिंधु सभ्यता कहिए, चाहे आप नगरीय सभ्यता कहिए, और चाहे आप हड़प्पा सभ्यता कहिए, एक ही बात थी। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता एग्जाम में पूछा जाता है किस प्रकार की सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए। ठीक है,
यानी कि आज़ादी के बाद हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल जो पाए गए हैं वो गुजरात में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल और सुतकोदता 2 नगर थे सिंधु सभ्यता के जो बंदरगाह के रूप में थे, और यहाँ से जो है दूसरी सभ्यताओं से जो है क्या हुआ था व्यापार किया जाता था। अगला क्वेश्चन था सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो कि स्नानागार थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता में खोजों में अब तक जो खोजें हुई इसमें सबसे बड़ी इमारत मिली है वो भी एक स्नानागार थी। वो जो है क्या था, कहाँ पे मिली थी? तो वो मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगला देखते हैं नर्तकी की कांस्य मूर्ति। नर्तकी मतलब हो गया नाच या नृत्य करती हुई लड़की की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई थी। किस नगर से प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनके या फिर सिक्के बनाने का कारखाना किस नगर से मिला था? तो लोथल और चनहुद्रो से। ठीक है, 2 ऐसे नगर थे जहाँ पे सिक्के का निर्माण किया जाता था सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा, और वो था लोथल और चनहुद्रो। ठीक, सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ज़्यादातर लोग जो है सिंधु नदी लगा देते हैं क्योंकि इसको सिंधु की सभ्यता कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो इसीलिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हड़प्पा जो नगर था वो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो नगर था ये किस नदी के किनारे? तो ये सिंधु नदी के किनारे था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल कौन सी थी? ठीक है, तो ये हो जाएगा गेहूं और जौ। ठीक है, सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो भाव चित्रात्मक। ठीक है, वो कुछ चित्र के रूप में लिखते थे जिनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग के लिए कौन सा पशु सबसे अधिक पूजनीय था? ठीक है, तो हो जाएगा कुबड़ वाला सांड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, किस इतिहासकार ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी कहा है? पिगट ने। ठीक है, इतिहासकार थे पिगट ने, और ये क्वेश्चन पीसीएस में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस इतिहासकार ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी कहा था? पिगट ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है उर्वरता की देवी यानी कि पृथ्वी की पूजा करते थे। ठीक है, और सबसे पूजनीय पशु कौन सा था? कुबड़ वाला सांड। दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा। पशु की बात की जाएगी तो कुबड़ वाला सांड, और किसकी पूजा करते थे? तो उर्वरता की देवी यानी पृथ्वी की पूजा करते थे। ठीक, अगला है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा, जो कि एक क्या था? बंदरगाह भी था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह भी था भोगवा। आगे कुछ प्रमुख जो है यहाँ पे स्थल दिए गए हैं, प्रमुख नगर दिए गए सिंधु सभ्यता के, और इधर नदी का नाम दिया गया है। ठीक है, तो आलमगीरपुर जो है एक नगर था सिंधु सभ्यता का जो किस नदी के किनारे स्थित है? हिड्डन। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि कालीबंगन जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्घर। ठीक है, कालीबंगन के बारे में पूछा जाता है तो घग्घर। और रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे। रोपड़ एक नगर था सिंधु सभ्यता का जो कि सतलज नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन भी नगर था जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, कालीबंगन का क्या अर्थ होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। तो ये जो है घग्घर नदी के किनारे। और क्वेश्चन दोस्तों एक और पूछा जाता है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? ठीक है, मोहनजोदड़ो जो सबसे प्रमुख नगर था उसका अर्थ होता था मृतकों का टीला। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, इतना क्वेश्चन थे जो अभी तक आपने देखा वो सिंधु सभ्यता से इंपॉर्टेंट थे। आगे हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता किसके द्वारा निर्मित मानी जाती है? तो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई थी। ठीक है, अगला देखते हैं आर्य सर्वप्रथम कहाँ से आकर यहाँ बसे थे? तो पंजाब और अफगानिस्तान में आके बसे थे। ठीक है, आर्य जो है बाहर से आए और इंडिया में आके कहाँ पे सबसे पहले बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में। अगला देखते हैं कि मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पे था? तो मध्य एशिया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मैक्स मुलर जो इतिहासकार थे इनके अनुसार जो है आर्यों का मूल स्थान आर्य कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए के पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि दसराज युद्ध
किन राजाओं के बीच लड़ा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। दसराज युद्ध जो है सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, ठीक है। और ये कई बार पूछ भी लिया जाता है कि दसराज युद्ध का उल्लेख कि ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो 7वें मंडल में है, ठीक है। और यह रावी नदी के तट पर लड़ा गया राजा सुदास और 10 जनों के बीच, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, ठीक है। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि एवं पशुपालन, ठीक है। पशुपालन का भी कार्य करते थे, कृषि का भी कार्य करते थे, ठीक है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? तो लोहा, ठीक है। हमने देखा था जो है पहले प्रागैतिहासिक काल में कि जो है मानव द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? तांबा, जो सबसे पहले प्रयोग में लाई गई धातु थी। लेकिन यहाँ पे आर्यों ने लोहे को खोजा और इसका नाम दिया श्याम अयस, ठीक है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा। अगला है कि आर्यों का सबसे प्रिय पशु कौन सा था? तो घोड़ा, ठीक है। आर्यों का सबसे प्रिय देवता थे इंद्र, ठीक है। ये जब वैदिक काल की शुरुआत की बात होती है तो इंद्र सबसे प्रिय देवता थे। आर्यों के लिए सर्वाधिक पूजनीय पशु कौन सी थी? तो गाय, ठीक है। उस समय में गाय के लिए कई युद्ध भी लड़े गए थे, ठीक है। तो गाय की पूजा करते थे, गाय इनके लिए पूजनीय थी। सबसे प्रिय पशु था घोड़ा, क्योंकि ये जो है यातायात के साधन के रूप में प्रयोग किए जाते थे उस समय पे। और आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे इंद्र, ठीक है। और आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी और ये कृषि और पशुपालन का कार्य करते थे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि आर्य मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता निभाने के लिए किस देवता की पूजा करते थे, ठीक है। मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता निभाने के लिए आर्य लोग किस देवता की पूजा करते थे? अग्नि देवता की, ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम, प्राचीन कुछ नदियों के नाम हैं जो वर्तमान में नाम नदियों का कुछ और है, और ऋग्वेद में उन नदियों का उल्लेख किसी और नाम से मिलता है, इसलिए पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये जो है ऋग्वैदिक कालीन नेम इधर लिखा गया है ब्लैक से, और रेड से लिखा गया है वर्तमान नाम, ठीक है। तो वर्तमान नाम नदी का है झेलम और ऋग्वैदिक काल नाम इसका है बिस्तता, ठीक है। आगे कुछ और नदियाँ हैं जिनका ऋग्वैदिक कालीन नेम पूछा जाता है। बिपाशा को वर्तमान में ब्यास नदी के नाम से जाना जाता है। सदा नीरा को वर्तमान में गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। परुषणी के वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। और आस्कनी को वर्तमान में चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये वर्तमान नाम दिया गया है नदियों का, और ये जो है ऋग्वैदिक कालीन नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको याद कर लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि आर्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108, ठीक है। 4 चीज़ें हम लोग को याद रखनी है। वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं, पुराण 18 हैं, और उपनिषद कितने हैं? 108, ठीक है। एक क्वेश्चन बार बार अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो छोटा बड़ा, कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, जो कि हमारा राष्ट्रीय वाक्य भी है। क्या है? सत्यमेव जयते। ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया, जो कि इन्हीं 108 उपनिषद में से एक है, ठीक है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला हम लोग देखते हैं कि गायत्री मंत्र किस देवता को संबोधित है, यानी कि किस देवता की स्तुति में गाया जाता है गायत्री मंत्र? तो सूर्य देवता, या फिर कहीं कहीं सविता या फिर सावित्री भी मिलता है, ठीक है। तो ये सभी एक ही है, सूर्य देवता के लिए गाया जाता है, और सविता या फिर सावित्री भी ऑप्शन में आपको मिलता है। सर तीनों एक ही बात है। आगे हम लोग देखेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो सरस्वती, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो ये थी सरस्वती। अगला हम लोग देखेंगे कि महाजनपद से क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे महाजनपद में देखेंगे कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? बौद्ध समय पर जो है पूरा भारत जो है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, और इसका उल्लेख मिलता है आगुंतर निकाय से, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ है आगुंतर निकाय, जिसमें इस बात का वर्णन मिलता है। अगला है कि मगध, जो कि इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक था, मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ठीक है, तो राजगृह या फिर ग्रीव्रज कहा जाता था, वर्तमान में ये पटना है, ठीक है। तो मगध की महाजनपद की राजधानी थी राजगृह। अगला देखते हैं कि कौशल महाजनपद की राजधानी कौन सा नगर था? तो श्रावस्ती, ठीक है, फैजाबाद उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र। अगला देखते हैं कि अवंती महाजनपद की राजधानी कौन सा थी? तो उज्जैन, या फिर इसको महिष्मती के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है।
तो ये कुछ 16 महाजनपद से, जिसमें से ये 3 हमने यहाँ पे दिया है। ये 3 ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके अलावा भी अगर आप 1-2 और याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं जैन धर्म से इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे है कि जैन धर्म का सबसे पहले संस्थापक या फिर प्रथम तीर्थकर कौन था? तो ऋषभदेव। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ऋषभदेव ने की थी, और प्रथम तीर्थकर भी थे। अगला था कि जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर हुए? तो 24 लोग हुए, ठीक है। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पारसनाथ थे। और जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, ठीक है। तो डिटेल में महावीर स्वामी के बारे में ही पढ़ा जाता है। बाकी जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ऋषभदेव ने। कुल 24 तीर्थकर हुए थे, जिसमें से 23वें नंबर थे पारसनाथ, और 24वें नंबर और अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है। ऋजुपालिका नदी थी जिसके तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत भाषा में, जिसे अर्धमगधी भाषा भी कहा जाता है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है 79 नंबर की, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? प्रियदर्शनी के पति जामिल। प्रियदर्शनी जो है महावीर स्वामी की पुत्री थी, और उनके पति जामिल यानी कि महावीर स्वामी के दामाद थे, जो इनके प्रथम अनुयायी थे, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। सांख्य दर्शन, ठीक है। सांख्य दर्शन से लिया गया था जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को। जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा कौन कौन से थे? ठीक है, एसएससी में हमने देखा है कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन में आया हुआ था कि कलिंग नरेश खारवेल किस धर्म को अपनाया था? कलिंग नरेश खारवेल ने किस धर्म को अपनाया था? तो यहाँ पे आंसर होता जैन धर्म, ठीक है। तो इसलिए कुछ यहाँ पे जो है प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने, कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था उस समय, कुछ लोगों ने जैन धर्म को, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जैन धर्म वाले को आप देख लीजिएगा कि उदयन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल थे, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक, ठीक है। ऐसे कुछ राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था उस समय पे। अगला क्वेश्चन था कि खजुराहो के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। चंदेल शासकों द्वारा, ठीक है। चंदेल शासक जो जैन धर्म को मानते थे, उन्होंने खजुराहो में जो है जैन मंदिरों का निर्माण कराया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगला देखा है कि जैन तीर्थ को जीवनी का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? जैन तीर्थों की जो जीवनी है, जितने 24 तीर्थकर हुए थे उनकी जीवनी किस जो है पुस्तक में मिलती है या किस ग्रंथ में मिलती है? तो वो है कल्पसूत्र, ठीक है। इसके लेखक थे भद्रबाहु, जिन्होंने 24 जैन तीर्थकरों की जीवनी लिखी थी। आगे हम लोग देखते हैं कि महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, कुंडल वन में इनका जन्म हुआ था, ठीक, जिसे राजगीर के नाम से भी जाना जाता है पावापुरी को। आगे हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। एशिया का किरण पुंज, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एशिया का किरण पुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। अगला देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी, जो वर्तमान में नेपाल में है, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध के माता और पिता का नाम क्या था? तो माता का नाम था माया देवी और पिता का नाम था शुद्धोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ठीक है, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, जबकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आगे हम लोग देखें गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? तो ये होगा महाविनिष्क्रमण, ठीक है। जब इन्होंने अपने जो है घर छोड़ दिया था ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो इस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अलार कलाम, ठीक।
गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना या फिर फुल्ग नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यही क्वेश्चन आता है जो है महावीर स्वामी तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। ठीक, दोनों के क्वेश्चन लगभग एक ही जगह से उठाए जाते हैं, फैक्ट अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो बोध गया। और ठीक है, बोध मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, तो इसी के बाद इसका नाम पड़ा जो है बोध गया। तो इनको गौतम बुद्ध को जो है यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। ठीक है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिए? सारनाथ में दिए। अगला है बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? किस जगह पे दिए थे? तो श्रावस्ती। ठीक है, और बुद्ध ने अपने जितने भी उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, जैन धर्म की भाषा क्या थी? प्राकृत थी, और बौद्ध की क्या थी? पाली थी। ठीक, और इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? श्रावस्ती में। पहला उपदेश सारनाथ में दिया और ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे तृतीय बौद्ध संगीति, यानी कि कुछ बौद्ध सभाएं हुई थी और किस राजा के शासनकाल में हुई थी, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तृतीय बौद्ध संगीत किस राजा के शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के समय पर हुई थी, पाटलिपुत्र में। ठीक है, ये 4 बौद्ध सभाएं हुई थी जिनका राजाओं का शासनकाल एग्जाम में पूछा जाता है और अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो इन चारों को आप लोग याद कर लीजिएगा कि तीसरा जो है ज़्यादातर पूछा जाता है, अशोक के समय पर पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, आगे कुछ बौद्ध सभाएं यहाँ पे हमने जो है लिख दिया, इसलिए बौद्ध सभाएं। इसके लिए एक आप ट्रिक याद कर लेंगे, रावैपाकू। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको स्थान के नाम पता चल जाएंगे कि किस स्थान पे हुई थी। जैसे रा से हो जाए राजगिरी, पहली जो बौद्ध सभा हुई थी राजगिरी में हुई थी। वै से हो जाएगा वैशाली, दूसरी जो है बौद्ध सभा। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, जो भी आपने देखा अशोक के समय में। और चौथी हुई थी कू से हो जाएगा कुंडलवन। ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद कर लीजिएगा, रावैपाकू। इससे आपको चारों बौद्ध सभाओं के स्थान याद हो जाएंगे, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। ठीक है, और शासनकाल यदि पूछा जाता है तो क्रमशः जो है अजातशत्रु, जो राजगिरी में, वैशाली में कालाशोक, पाटलिपुत्र में अशोक और कुंडलवन में कनिष्क का था। ठीक है, तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, अगला है कि किस बौद्ध सभा के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया? तो चौथी बौद्ध सभा थी जो कि कनिष्क के समय में कुंडलवन में हुई थी। इसके बाद जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुशीनगर या कुशीनारा के नाम से आना था, देवरिया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म में इसको जो है इनकी मृत्यु को किस नाम से वर्णित किया गया है? तो महापरिनिर्वाण। ठीक है, इनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया था और मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते लेते हैं कि शौ या वैष्णव धर्म से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे है कि ऋग्वेद में शिव के लिए किस नाम का उल्लेख मिलता है? 1-2 बार क्वेश्चन आया है, ये जो है रुद्र नाम से उल्लेख मिलता है शिव का। ठीक है, और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो गोसाल ने जो है आजीवक संप्रदाय का स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओंकारवाट का प्रसिद्ध मंदिर जो कि कंबोडिया में है का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी फेमस मंदिर भी है कंबोडिया का ओंकारवाट। तो यहाँ पे है राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था ओंकारवाट का प्रसिद्ध कंबोडिया का मंदिर। ठीक है, और यहाँ पे अगला देखें, श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो रामानुज थे। ठीक है, श्री वैष्णव संप्रदाय का स्थापना किसने की थी? तो रामानुज ने की थी। अगला क्वेश्चन, इस्लाम धर्म से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं कि इस्लाम धर्म की संस्थापक कौन थे? तो हज़रत मोहम्मद साहब। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ सबको पता होगा, कुरान पाक। पैगंबर मोहम्मद साहब की उत्तराधिकारी किस नाम से जाने गए थे? तो खलीफा। ठीक है, बाद में आप जब मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें खलीफा का जिक्र होगा। तो खलीफा हुए लोग थे जो अपने आप को मोहम्मद साहब का जो है उत्तराधिकारी मानते थे। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कि मोहम्मद साहब के जन्म का पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? क्वेश्चन SSC में कई बार पूछा गया है, ईद-ए-मिलाद-उल-नबी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु कहाँ हुई थी? मदीना में। ठीक,
ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस्लाम धर्म से। ईसाई धर्म से देखते हैं, तो ईसाई धर्म का संस्थापक कौन था? ईसा मसीह। ठीक, ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूसलम में। ठीक, ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल। और ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह को किस रोमन गवर्नर ने सूली पर चढ़ाया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। पोंटियास, ठीक है, रोमन गवर्नर था जिन्होंने जो है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था 33 ईस्वी में। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पारसी धर्म से। केवल 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पारसी धर्म के पैगंबर कौन से? जरथ्रुष्ट। ठीक है, और पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन था? है तो जेंदा अवेस्ता। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और पारसी धर्म के अनुयायियों को किस नाम से जाना जाता है? तो अग्नि पूजक। ठीक है, और इनका जो पूजा का स्थान भी होता है अग्नि पूजक स्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पारसी धर्म के लिए। अगला हम लोग देखते हैं कि मगध राज्य से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हर्यक वंश की स्थापना या संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। ठीक है, और हर्यक वंश की राजधानी कौन सा नगर थे? तो राजगृह। और महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने किस राजवैद्य को भेजा था? तो जीवक। और अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुड़िक। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मगध राजवंश से संबंधित है। सबसे पहले हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। हर्यक वंश की राजधानी कौन से नगर थी? तो राजगृह थी। और महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने जो है राजवैद्य को भेजा था, उनका नाम था जीवक। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। और अजातशत्रु जो कि बिंबिसार का पुत्र था, उसका उपनाम क्या था? तो कुड़िक उपनाम था उसका। ठीक है, और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन ने की थी, जो कि हर्यक वंश का था। ठीक है, पाटलिपुत्र यानी वर्तमान में पटना, किसने स्थापना की थी? उदयन ने। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर्यक वंश से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने की थी। ठीक है, काफ़ी ईजी है याद करने में। इतना आप लोग जान लीजिए, जितने प्राचीन इतिहास में वंश हैं उनके जो है संस्थापक तो आपको याद ही करने हैं। ठीक है, तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदिवर्धन। ठीक है, तो शिशुनाग वंश से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस संस्थापक जो है पूछा जाता है किसने की थी, अंतिम शासक कौन था। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सिकंदर महान के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सिकंदर महान का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। ठीक है, और सिकंदर का सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर। हाइडेस्पीच या झेलम का युद्ध किन शासकों के बीच लड़ा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने एसएससी में देखा है, कई बार पूछा गया है। तो ये सिकंदर व पंजाब के शासक पोरस के बीच लड़ा गया था झेलम का युद्ध, जिसे हाइडेस्पीच के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि अपने भारत विजय के दौरान सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? ब्यास नदी। ठीक है, ये भी एसएससी में कई बार पूछा गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी? बेबीलोन। ठीक है, काफ़ी फेमस जो है जगह है, आपको पता होगा। सिकंदर की मृत्यु हो गई थी बेबीलोन में। आगे हम लोग देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? भद्रबाहु, जो कि जैन धर्म से संबंधित थे। ठीक है, और अभी आप लोगों ने देखा था इन्होंने एक बुक भी लिखी थी कल्पसूत्र के नाम से। आगे हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी जिसका संबंध राजनीति से था, और इनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं वह कौन सा यात्री था जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार आया था? तो था मेगास्थनीज, जिसने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था इंडिका। ठीक, आगे देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु उपवास के कारण कहाँ पर हुई थी? ठीक है, तो श्रवण बेलगोला में इसकी मृत्यु हुई थी, जो कि वर्तमान में कर्नाटक में है। और ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस शासक की मृत्यु उपवास के कारण हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की हुई थी। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन सा शासक मगध की राजगद्दी पर बैठा था? ठीक है, तो ये है बिंदुसार। ठीक है, ये बिंदुसार है। अभी आपने जो हर्यक वंश में देखा था वो बिंबिसार था, दोनों में अंतर है। ठीक है, नाम दोनों अलग अलग शासक हैं।
ये मौर्य वंश के थे और वो हर्यक वंश के थे। और यहाँ पे देखेंगे किस शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, तो बिंदुसार को, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है उत्तराधिकारी था और उनके बाद राजगद्दी पर बैठा था मौर्य वंश में। आगे हम लोग देखते हैं कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन सा शासक बना, तो अशोक, जिनका नाम आप लोगों ने अशोक महान के नाम से सुना होगा, ठीक है। ये मौर्य वंश के जो है शासक थे और इनके पिता थे बिंदुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुराणों में अशोक का नाम किस नाम से वर्णित किया गया है, तो अशोक वर्धन के नाम से पुराणों में वर्णित है। अगला है अशोक द्वारा लड़े गए प्रथम युद्ध कलिंग युद्ध, जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था, का वर्णन किस शिलालेख में है, 13वां शिलालेख, ठीक है। अशोक ने ही जो है शिलालेखों का जो है अभिलेखों का प्रचलन जो है शुरू किया था भारत में। तो इन्होंने कुछ शिलालेख लिखवाए थे और अपने द्वारा किए गए कार्यों को उस पर लिखवाया था। तो अशोक द्वारा लड़े गए प्रथम युद्ध जो कि कलिंग का युद्ध के नाम से फेमस है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार तो ये पूछ लिया जाता है कि कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया, तो 261 ईसा पूर्व में। और इसका उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में है, तो 13वें अभिलेख में है। अशोक के ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी, तो उपगुप्त, ठीक है। या पूछ लिया जाता है कि अशोक के गुरु कौन थे, उपगुप्त, ठीक है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित थे। आगे देखते हैं कि भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने शुरू किया था, अशोक ने। अशोक के ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो अफगानिस्तान से क्वेश्चन भी पूछा गया है। 3-4 भाषाओं में अभिलेख लिखे गए थे, जिसमें ग्रीक भाषा और ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि का अभिलेख जो है अफगानिस्तान से मिला था। अगला है कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी, तो पैंथलर ने की थी 1750 ईस्वी में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले किसे सफलता मिली, जेम्स प्रिंसेप को मिली थी 1837 में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन की खोज किसने की और सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा किसने, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अशोक के किस अभिलेख या शिलालेख में उसके तीर्थ यात्राओं का वर्णन मिलता है। अशोक ने अपने जीवन काल में कई तीर्थ यात्राएं भी की थी, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने शिलालेखों में करवाया था। तो तीर्थ यात्रा का उल्लेख जो है 7वें और 8वें शिलालेख में मिलता है, ठीक है। अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या कितनी थी, तो 14 शिलालेख कुल थे। अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं कि अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है, ठीक है। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है, तो 7वां अभिलेख। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था, ठीक है। तो मौर्य वंश से संबंधित सबसे ज़्यादा जो है फेमस शासक अशोक था। अशोक के शिलालेखों से संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हम लोग याद रखेंगे इसमें। आगे हम लोग देखते हैं ब्राह्मण समाज से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले आता है शंगु वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। शंगु वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शंगु। अगला क्वेश्चन है कि भरहुत स्तूप का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था, पुष्यमित्र शंगु ने करवाया था भरहुत का स्तूप, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और दोस्तों यहाँ पे हम बार बार बता रहे हैं कई बार पूछा गया, इसका मतलब है कि जितने क्वेश्चन इसमें शामिल हैं सभी पूछे गए हैं। यदि आपको ये सभी क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं तो आप 90% जो है प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सिमुख। सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान, जो कि वर्तमान में औरंगाबाद में के पास है, गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख था और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। आगे देखते हैं कि किस वंश के शासकों ने सबसे पहले शीशे के सिक्के जारी किए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश में, ठीक है। सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा सबसे पहले शीशे के सिक्के जारी किए गए थे। आगे देखते हैं कि सातवाहन वंश के शासकों की राजकीय भाषा क्या थी, ठीक है। तो इनकी राजकीय भाषा थी प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता व एलोरा की गुफाओं का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया, तो सातवाहन वंश के शासकों ने ही कराया था अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण। आगे हम लोग देख लेते हैं कि भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या था भारत में आक्रमण करने का। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हिंद यूनानी आए थे, उसके बाद शक आए थे, फिर पल्लव आए थे, फिर कुषाण आए थे, ठीक है।
तो ये भारत में आक्रमणकारियों का क्रम है, इसको याद रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में सबसे पहले किन शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए। ठीक है, तो सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है कि शक मूलतः कहाँ के निवासी थे जो चारागाह की खोज में भारत आए थे। ये मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, मध्य एशिया के निवासी थे शक, जो सबसे पहले हिंद यूनानी आए, फिर उसके बाद शक आए और ये चारागाह की खोज में भारत आए थे मध्य एशिया से। अगला देखते हैं कि विक्रम संवत का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो 58 ईसा पूर्व से। विक्रम संवत नाम सुना होगा आपने, कब से शुरू हुआ था? 58 ईसा पूर्व से। अगला देखते हैं कि किस शासक ने सर्वप्रथम विशुद्ध संस्कृत भाषा में अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया? रुद्रदामन प्रथम ने। रुद्रदामन प्रथम जो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गिरनार अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो रुद्रदामन प्रथम, या फिर यह संस्कृत भाषा का पहला ऐसा अभिलेख था जो पूर्णतः संस्कृत भाषा में था। ठीक है, तो गिरनार का अभिलेख। आगे हम लोग देखते हैं किस शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया, यानी उसको जो है रिपेयर करवाया था, तो ये है रुद्रदामन प्रथम ने। अगला हम लोग देखते हैं कुषाण वंश से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजल कटफिसेस। ठीक है, कुषाण वंश का संस्थापक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। जितने भी वंश के संस्थापक हैं उनको सबको याद रखना है आपको। कुषाण वंश का राजधानी कहाँ थी? तो परसपुर या फिर पेशावर। ठीक है, और इनकी द्वितीय राजधानी थी मथुरा। ठीक है, कुषाण वंश फैला था मथुरा से लेकर पेशावर तक, तो इन्होंने अपनी पहली राजधानी परसपुर या पेशावर में बनाई थी और दूसरी मथुरा में। अगला देखते हैं कि किस शासक ने शक संवत की शुरुआत की थी? तो कनिष्क ने, जो कि आज भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भी है, शक संवत। ठीक है, तो ये जो है कनिष्क ने 78 ईस्वी में इसकी जो है शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गांधार व मथुरा शैली का विकास किस शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था गांधार व मथुरा शैली का विकास। अगला देखते हैं कि आयुर्वेद के विख्यात विद्वान चरक किस शासक के राज दरबार में रहते थे? तो कनिष्क। ठीक, किस धर्म को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है? ठीक है, एक बार हमने देखा था सीजल के पेपर में प्री में आया हुआ क्वेश्चन था कि महाविभाष्य सूत्र के लेखक कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे होगा वसुमित्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको जो है बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ठीक है, नागार्जुन को। इन्होंने एक बुक लिखी थी माध्यमिक सूत्र। ठीक है, माध्यमिक सूत्र एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत के बारे में वर्णन किया था, इसलिए इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, नागार्जुन को। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन कुषाण वंश से इंपॉर्टेंट थे जिनको आपको याद रखना है। आगे गुप्त साम्राज्य से देखते हैं हम लोग कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ हो जाएगा श्रीगुप्त। ठीक है, कौशाम्बी में इसकी स्थापना हुई थी गुप्त वंश की। ठीक है, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। आगे हम लोग देखते हैं कि गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त। ठीक, तो दोस्तों अगर इन सभी क्वेश्चन की आपको पीडीएफ की भी आवश्यकता होगी तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ठीक है, समुद्रगुप्त जो है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुप्त वंश में, और इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी? तो वो था हरिसेन। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? तो हरिसेन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं कि गुप्त वंश के किस शासक को उसके सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया था? उसने ऐसे सिक्के जारी किए थे जिसमें स्वयं के चित्र को बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया था, और वो शासक था समुद्रगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश के किस शासक को कविराज के नाम से जाना जाता है? ठीक है, कविराज की इसने उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने। तो समुद्रगुप्त से संबंधित 3-4 फैक्ट हैं कि कविराज की उपाधि धारण की थी, सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया था, और इसके दरबारी कवि थे हरिसेन जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है जो कि इम्पॉर्टेंट है।
आगे हम लोग देख लेते हैं कि गुप्त वंश का शासक जिसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पहले भी किया था। तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ठीक है, किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? कुमार गुप्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश में हुई? तो गुप्त वंश में हुई। और किसने की थी? कुमार गुप्त ने। ठीक है, गुप्त शासक के शासनकाल में हूणों ने आक्रमण किया था। ठीक है, हूणों ने आक्रमण जो है किस गुप्त शासक के शासनकाल में किया था? तो स्कंदगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त। ठीक, और गुप्त कालीन जो है कुछ फेमस जो है मंदिर थे जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, उनको हम लोग देख लेते हैं कि प्रसिद्ध गुप्तकालीन दशावतार मंदिर, ठीक है, कहाँ पे स्थित है? देवगढ़, जो कि ललितपुर के पास है। ठीक है, प्रसिद्ध गुप्तकालीन मंदिर भीतर गांव का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में है। और गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा नगर था? तो उज्जैन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास गुप्तकालीन शासक के दरबार में रहते थे। तो ये इनका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस गुप्त वंश काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? ठीक है, कि यानी कि किस वंश काल को? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल, यानी कि गुप्त वंश के टाइम को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि किस वंश काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला देखते हैं कि गुप्त राजाओं की राजकीय भाषा क्या थी? तो राजकीय भाषा इनकी थी संस्कृत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पुष्यभूत वंश से संबंधित है। इसमें हम लोग देखेंगे कि पुष्यभूत वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूत, बहुत ही इजी है। और प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग जो आया था किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन, जो कि पुष्यभूत वंश से संबंधित था। ठीक है, अगला देखते हैं कि दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, इनसे कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला आता है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु। ठीक, पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम, जो कि तमिलनाडु में है। महाबलीपुरम के एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह प्रथम ने। और पल्लव वंश के किस शासक ने वातिपी कोंड की उपाधि धारण की थी? तो नरसिंह प्रथम ने, जो कि एकाश्म रथ मंदिरों का निर्माण इसने करवाया था। आगे देखते हैं कि कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, किसने बनवाया था? नरसिंह द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, और आगे अभी हम लोगों ने जो देखा था वातिपी कोंड की उपाधि वो नरसिंह प्रथम ने ली थी। और यहाँ पे जो है नरसिंह द्वितीय हैं जिन्होंने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था कांचीपुरम के। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रकूट वंश से संबंधित कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रकूट वंश सबसे पहले संस्थापक कौन था? तो दंतिदुर्ग ने स्थापना की थी 752 ईस्वी में। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत, जो कि सोलापुर के आसपास है। ठीक है, अगला देखते हैं कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक, आगे देखते हैं कि राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपना जीवन समाप्त कर लिया था? अमोघ वर्ष में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एलोरा एवं एलिफेंटा, जो कि महाराष्ट्र में है, गुफा मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासकों ने। ठीक, आगे देखते हैं कि किस शासक के दरबार में शांति पुराण के रचनाकार कवि पौन्न रहते थे? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के दरबार में शांति पुराण के रचनाकार कौन थे? कवि पौन्न। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और किसके दरबार में रहते थे? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चालुक्य वंश, जो कि वात्पी का चालुक्य वंश की बात हो रही है यहाँ पे। इसके बारे में कौन कौन से क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वात्पी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? जयसिंह ने की थी। ठीक, चालुक्य वंश के किस शासक को हराकर नरसिंह प्रथम ने वातिपी कोंड की उपाधि धारण की थी? पुलकेशन द्वितीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है पीसीएस वगैरह में भी। आगे हम लोग देख लेते हैं कि चोल वंश से संबंधित कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन था चोल वंश का? तो विजयालय ने की थी। ठीक, चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। चोल वंश के किस शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहाँ के राजा महिम पंचम को हराया? राजा राज प्रथम ने या फिर राज प्रथम ने।
राजराज प्रथम ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया था और वहाँ के राजा महिम पंचम को हराया था। ठीक है, अगला है कि तंजौर के राजराजेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। ठीक, जो कि चोल वंश से संबंधित थे। आगे हम लोग देखते हैं कि चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? कौन से राजा के शासनकाल में हुआ था? तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। चोल वंश के प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। चोल वंश के शासकों ने अपने राज्य में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था लागू की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चोल कालीन किस प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार कहा जाता है? ठीक है, चोल कला का सांस्कृतिक सार। ठीक है, तो ये हो नटराज की प्रतिमा। आपने देखी होगी नटराज की प्रतिमा, ये चोल वंश से संबंधित है। ठीक है, और इस प्रतिमा को चोल वंश का सांस्कृतिक सार भी कहा जाता है। ठीक, चोल काल में सड़कों की देखभाल के लिए कौन सी समिति बनी थी? क्वेश्चन पूछा गया है बागान समिति, जो कि चोल वंश में सड़कों की देखभाल करती थी। ठीक है, क्योंकि ये स्थानीय स्वशासन को लागू किए थे, इसलिए इन्होंने चारों तरफ जो है ध्यान दिया था। चोल वंश के किस शासक ने प्राकेसरी की उपाधि धारण की थी? तो राजेंद्र द्वितीय ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पाल वंश से संबंधित। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। ठीक है, याद हो जाएगा, पाल से गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। ठीक, किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नालंदा आपको हमने अभी बताया गुप्त काल में स्थापना हुई थी और पाल वंश में स्थापना हुई थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, जिसके संस्थापक थे धर्मपाल। ठीक, ओदंतपुरी में प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने कराया था? देवपाल ने, जो कि पाल वंश का शासक था। आगे हम लोग देख लेते हैं सेन वंश से। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कि सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सामंत सेन ने की थी। अगला देखते हैं कि किस राजवंश ने सर्वाधिक हिंदी में अभिलेख लिखवाए? तो सेन वंश के शासकों ने। ठीक है, अभिलेख लिखाने वाला जो क्रम अशोक के काल से चला था, वो पहले ग्रीक अरमाइकी लिपि में था, फिर संस्कृत में आया, फिर जाके हिंदी में हुआ। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली की स्थापना किसने की थी? ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अनंगपाल ने दिल्ली की स्थापना की थी, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का था। आगे हम लोग देखेंगे चौहान वंश। ठीक है, चौहान वंश से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। ठीक है, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि यदि आप लूसेंट बुक लिए हैं, अभी आपने तैयारी शुरू की है और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, अपनी बुक में टिक लगा सकते हैं, या फिर एग्जाम टाइम पे ये वीडियो आप रिवाइज कर लेंगे तो जो है आपका रिवीजन पूरा हो जाएगा। अगला देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदायी किस शासक के राज्य कवि थे? तो पृथ्वीराज तृतीय के। ठीक है, आगे परमार वंश से एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज। ठीक है, तो ये जो बीच के छोटे छोटे वंश हैं, इनसे संस्थापक और जो मेन प्रतापी शासक थे उनके बारे में एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे चंदेल वंश, जो कि इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ननुक। ठीक, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जिजाक भुक्ति। ये पीसीएस में एग्जाम में पूछा गया था, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? तो जेजाक भुक्ति। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो। अभी हम लोगों ने पढ़ा था खजुराहो के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने कराया था? चंदेल वंश के शासकों ने। ठीक है, तो वही है, इनकी प्रथम राजधानी कालिंजर थी। ठीक है, अब देखेंगे कि खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? यशोवर्मन ने। ठीक है, जो कि चंदेल वंश के थे। और किस चंदेल शासक के दरबार में आल्हा और उदल नामक दो सेना नायक रहते थे? तो परमदेव के दरबार में रहते थे आल्हा और उदल। इनकी वीर गाथा की कहानी आपने सुनी होगी। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान से जो है अपना युद्ध लड़ा था। आगे हम लोग देखते हैं कि खजुराहो के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण, एक क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट किया है हमने कि याद आ जाए आपको कि किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है। आगे हम लोग देखते हैं गुजरात के चालुक्य शासक के बारे में एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आते हैं। वो क्या है कि किस चालुक्य शासक ने शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? ठीक है, भीम प्रथम। उस समय कौन सा था शासक? किसका था? चालुक्य वंश का भीम प्रथम का शासन था, जब महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था।
आगे देखते हैं कि माउंट आबू स्थित भीलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, का निर्माण किसने करवाया था? भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह ने। ठीक है, तो भीलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण बिमल शाह के द्वारा करवाया गया। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। और ये कौन थे? भीम प्रथम के सामंत थे जिनका नाम था बिमल शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिसोदिया वंश से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिसोदिया वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? मेवाड़ पर था। चित्तौड़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि चित्तौड़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, अगला देखते हैं कि खतौली का युद्ध जो कि 1518 ईस्वी में हुआ था, किन शासकों के बीच लड़ा गया? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच खतौली का युद्ध लड़ा गया। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आगे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।